बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी बच्चों, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, थर्म प्लस डायनामिक्स। थर्म मीन हीट या थर्मल एनर्जी एंड डायनामिक्स मीन्स मोशन और मैकेनिकल एनर्जी। तो बेटा ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं जी, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इनकी कन्वर्जन की स्टडी करते हैं। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करूं तो सबसे पहले सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी घरों में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई कैटल हो, कैटल, और उसको हम चूल्हे पे रखते हैं, उसमें कोई पानी शानी डाला हो, कोई सब्ज़ी वगैरह जो भी है, तो वो कोई चीज़ें हों उसमें, तो जब हम उसको बेटा आग प्रोवाइड करते हैं, मतलब नीचे से हम उसको हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो वो पानी जो है वो अंदर वाला गर्म होता है पानी, और उसमें क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, स्टीम। ठीक है, स्टीम प्रोड्यूस होती है। तो उसके ऊपर अगर हमने कोई ढक्कन रखा हुआ है, कोई लिड रखी हुई है बेटा, लिड, तो वो स्टीम क्या करती है, उस लिड को ऊपर उठाना शुरू कर देती है, तो वो लिड ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब जो स्टीम है, जो हीट है, वो उस लिड को ऊपर की तरफ मूव करवा रही है। तो दैट मीन्स वो जो स्टीम है उसमें क्या प्रोड्यूस कर रही है बेटा, उस अपनी हीट को कन्वर्ट कर रही है मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब वर्क कर रही है। तो हमारी जो थर्मल एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसी तरह अगर मैं उलट मिसाल लूँ तो हम क्या करते हैं, सर्दियों में अक्सर हम देखते हैं कि अगर हमारे हाथ ठंडे हो जाएं काफ़ी, तो हम हाथों को क्या करते हैं, रब करते हैं। तो हाथों को आपस में जब हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, हाथ गर्म हो जाते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो रबिंग ऑफ हैंड इसमें क्या है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। इस तरह हीट इंजन है हमारे पास, पुराने ज़माने में अक्सर यूज़ होते थे, जिसमें हम कोयला यूज़ करते थे एज अपना फ्यूल। तो उसमें हम क्या करते थे कि हीट जो थी वो कन्वर्ट होती थी मैकेनिकल एनर्जी में और पहिए को घुमाने के लिए इस्तेमाल होती थी। और रेफ्रिजरेटर में आजकल हम क्या करते हैं, जो रेफ्रिजरेटर है, कूलिंग हम उसमें प्रोड्यूस करवाते हैं। तो असल में होता क्या है कि हम बाय डूइंग सम मैकेनिकल वर्क लो टेम्परेचर से हीट को ट्रांसफ़र करते हैं हाई टेम्परेचर की तरफ, तो और उसमें हम लो टेम्परेचर कंडीशन जो है वो अचीव करते हैं। तो फिर डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि जो डायनामिक्स है ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर कन्वर्जन्स। मतलब हीट का रिलेशनशिप दूसरी एनर्जीज के साथ और उनकी आपस में कन्वर्जन, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है। तो बेटा अगर हम बात करें, शुरू से हम हीट का वर्ड जो है वो देख रहे हैं, तो व्हाट इज़ हीट। तो बेटा जो सिंपली हीट है वो क्या है, वो फ्लो ऑफ एनर्जी है या एनर्जी का ट्रांसफ़र है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और हमेशा जो हीट है वो फ्लो करती है बेटा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर हमारे पास कोई रोड हो, कोई आयरन रोड या कोई भी चीज़ है, उसको आप गर्म करें तो आप देखेंगे कि जिस साइड से आप गर्म करें, एक साइड से अगर गर्म करें, तो सपोज करें ये रोड है, इसको मैं एक साइड से गर्म करता हूँ, तो आप इसको इस साइड से गर्म करें तो यहाँ पर हीट हो जाएगी ज़्यादा, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर जो होगा टेम्परेचर कम। तो फिर हीट फ्लो करना शुरू कर देगी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, और तब तक फ्लो करती रहेगी जब तक ये पूरा जो हमारे पास आयरन रोड है ये थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव ना कर ले, या इसकी जो इक्विलिब्रियम है वो कांस्टेंट, मतलब जो टेम्परेचर है पूरे रोड का वो कांस्टेंट ना हो जाए। इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो इसका यूनिट है बेटा जूल या कैलोरी, क्योंकि ये एनर्जी की किस्म है तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है या कैलोरीज होता है, और इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे चैप्टर में जब भी आप क्यू का सिंबल देखें तो इसका मतलब क्या है कि हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हीट की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो हीट के ट्रांसफ़र करने के मेथड्स कितने हो सकते हैं। तो बच्चों हीट को ट्रांसफ़र करने के 3 मेथड हैं। नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 3 कन्वेक्शन एंड नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन एंड नंबर 3 रेडिएशन। तो जो कंडक्शन है बेटा, इसमें क्या होता है, सपोज करें जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि अगर मेरे पास एक आयरन रोड हो और इसको मैं एक साइड से गर्म करना शुरू कर दूं, हीट प्रोवाइड करूं, टेम्परेचर प्रोवाइड करूं, तो एक साइड इसकी गर्म हो जाएगी ज़्यादा और दूसरी साइड जो है वो अभी ठंडी ही रहेगी।
लेकिन क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो हीट है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ़्लो करना शुरू कर देगी, और तब तक ये फ़्लो करती रहेगी जब तक पूरे रोड का जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इसमें होता क्या है बेटा कि जो मालिक्यूल्स हैं, चूँकि ये सॉलिड है, मालिक्यूल्स अपनी अपनी जगहों पर फिक्स रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होते, लेकिन उनकी थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंसेस। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन, जिसमें मालिक्यूल्स तो ट्रांसफ़र नहीं होते, मैं लिख देता हूँ विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मालिक्यूल्स तो ट्रांसफ़र नहीं होते, लेकिन जो हीट है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ट्रांसफ़र होती है, इसको हम कहते हैं कंडक्शन। दूसरा जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मेथड है वो है कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या है बेटा, सपोज करें हमारे पास एक केटल है, कोई कंटेनर है, कोई वेसल है, उसमें हमने कोई पानी वगैरह या कोई लिक्विड हमने उसमें डाला हुआ है। तो अगर उसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करें, हीट दें, टेम्परेचर दें, तो क्या होगा कि इसके जो मालिक्यूल्स का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो नीचे वाली लेयर, ये ज़्यादा गर्म होगी, और ऊपर से वो मालिक्यूल्स की जो मतलब एरिया है वो वाटर का, वो कम गर्म होगा। तो होगा क्या कि जो मालिक्यूल ज़्यादा गर्म होंगे वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे, और जो कम गर्म मालिक्यूल्स हैं वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि मालिक्यूल्स की जो ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, और इस तरह मालिक्यूल्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हीट जो है वो पूरे लिक्विड में, पूरे एरिया में जो है वो यकसा हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन, जिसमें मालिक्यूल्स बाकायदा तौर पे ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। इसी तरह तीसरी चीज़ है हमारे पास रेडिएशन। तो हीट को ट्रांसफ़र करने का जो तीसरा मेथड है, ये हम नेचर में भी देखते हैं कि जो सूरज है इससे हम तक हीट आ रही है बजरिया थर्मल रेडिएशन, जिसमें जो हीट है इसको मतलब बजरिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कर कह लें आप, कि जो हीट है इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये वैक्यूम के थ्रू भी ट्रैवल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। या फिर अगर कोई चीज़ आप देखें ज़मीन, मतलब आम रूटीन में अगर आग जल रही है तो आप दूर से उसकी हीट फील कर लेते हैं, वो क्यों करते हैं, ड्यू टू रेडिएशन। तो ये 3 मेथड हो गए बेटा हीट के ट्रांसफ़र के। अच्छा, इसके बाद बात आती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। अक्सर बच्चे समझते हैं कि हीट और टेम्परेचर जो है वो एक ही चीज़ है, लेकिन बेटा इनमें फ़र्क है। व्हाट इज़ टेम्परेचर? टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, और हीट क्या है बेटा, हीट है फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है वो हमें कौन बताएगा, टेम्परेचर। अच्छा, दूसरी बात क्या है बेटा कि जो टेम्परेचर है इसको हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में या केल्विन में, लेकिन चूँकि एनर्जी जो है, हीट जो है वो एनर्जी की किस्म है, तो इसको हम मेजर करते हैं जूल्स में, कैलोरीज में या अर्ग में। तीसरी जो इसमें मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो टेम्परेचर है वो है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मालिक्यूल्स। मतलब कि अगर हमने किसी वेसल में गैस मालिक्यूल्स को बंद किया हुआ है, किसी कंटेनर में बंद किया हुआ है, तो उन मालिक्यूल्स की जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिटरमिन करेगी उसके टेम्परेचर को। लेकिन हीट क्या है, हीट है टोटल काइनेटिक एनर्जी, चाहे वो ट्रांसलेशनल हो, रोटेशनल हो, वाइब्रेशनल हो, कौन सी भी काइनेटिक एनर्जी हो, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मालिक्यूल डिटरमिन इट्स हीट। फिर अहम चीज़ ये है एक कि जो टेम्परेचर है वो फ्लो नहीं कर सकता किसी भी एक जगह से दूसरी जगह, वो किसी भी सब्सटेंस की हार्डनेस या कोल्डनेस को बताएगा कि अगर अभी टेम्परेचर है वो 25 है या 30 है तो वो उतना ही है। लेकिन जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या करती है बेटा, फ्लो करती है। और इसके बाद अगर हम बात करें टेम्परेचर की, अभी मैंने बताया आपको कि इसको हम 3 डिफरेंट स्केल्स में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। तो बेटा इसका जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है, ठीक है, दिस इज़ द एसआई यूनिट, और इसके ये 2 अदर्स यूनिट हैं। तो अक्सर औकात हम देखते हैं कि कभी कभी जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में गिवन होता है, और कभी फ़ारेनहाइट में गिवन होता है, कभी केल्विन में गिवन होता है। तो अगर इनको आपस में हमने कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे उसकी बात करते हैं अभी। तो बेटा यहाँ पर मैंने टेम्परेचर स्केल्स लिखे हुए हैं, और अगर आप इनको गौर से देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा स्केल ऑफ टेम्परेचर। और अगर मैं बात करूँ
स्केल की, तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डिग्री सेल्सियस। फिर डिग्री सेल्सियस की अगर बात करें तो जो बर्फ़ है आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं बात करूं डिवीजन्स की तो 0 से लेके 100 तक 100 डिवीजन्स ही बनती हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरा स्केल हमारे पास क्या आता है बेटा फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ़ारेनहाइट में अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की तो वो आता है बेटा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें तो वो आता है बेटा 212 फ़ारेनहाइट। और अगर हम इनकी डिवीजन्स की बात करेंगे 32 से लेकर 212 तक 212 तक कितने डिवीजन होंगे टोटल, तो बेटा वो आती हैं 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है जी। इन दोनों को माइनस करते हैं सिंपल आपस में, मतलब 212 में से 32 को माइनस करें तो 180 आएगा। इसी तरह जो तीसरा हमारे पास जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर का वो है केल्विन। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है बेटा 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है बेटा 373 केल्विन। तो इनमें नंबर डिवीजन्स कितनी होंगी, इन दोनों को आपस में माइनस करें तो कितना आएगा बेटा 100 ही आएगा। तो बेटा इनकी हमने बात करनी है कन्वर्जन की, तो उसके लिए सिंपल ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। इस फार्मूले में क्या है, इस फार्मूले में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टेम्परेचर स्केल माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। सिंपल टेम्परेचर स्केल माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स। तो बेटा टेम्परेचर स्केल क्या है, सपोज करें कि अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिखता हूँ डिग्री सेल्सियस माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन डिग्री सेल्सियस क्या है बेटा 0 ही है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है डिग्री सेल्सियस में 100, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल टू, अब दूसरे पे आ जाए ज़रा। दूसरा हमारे पास टेम्परेचर स्केल क्या है बेटा फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है बेटा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और नंबर ऑफ डिवीजन इसमें कितनी है 180। इसी तरह हमारे पास जो तीसरा टेम्परेचर स्केल है वो है केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है बेटा 273 और नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है अगेन 100। तो अब अगर आपने डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का आपस में रिलेशन निकालना है तो इन दोनों को आपस में बराबर रख लें, और अगर आपने फ़ारेनहाइट और केल्विन का आपस में रिलेशन निकालना है तो इन दोनों को आपस में इक्वलाइज़ कर लें, कंपेयर कर लें। और अगर आपने डिग्री सेल्सियस और केल्विन का आपस में रिलेशन निकालना है तो इन दोनों को आपस में इक्वल रख लें। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमने रिलेशन निकालना है, सपोज कर लें कि डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का, इन दोनों को मैं इक्वलाइज़ कर लेता हूँ। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट तो ये आ जाएगा जी डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाय 180। तो बेटा अब ये 0 तो यहाँ से वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 ओवर 180। देखें यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मज़ीद इसको डिवाइड करें तो 5 2s are 10 एंड 9 2s are 18। 9 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 9 ओवर 5 C डिग्री सेल्सियस, और ये क्या रह जाएगा बेटा फ़ारेनहाइट को, डिग्री फ़ारेनहाइट को सिंपल F लिख लेते हैं माइनस 32। तो अब इस 32 को इधर ले आएँ तो ये क्या बन जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू बन जाएगा 9 ओवर 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट और अपना डिग्री सेल्सियस में। इसी तरह अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर गिवन है तो आप यहाँ पर पुट करें तो आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे, और अगर आपको फ़ारेनहाइट में गिवन है तो आप यहाँ पर फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर पुट करें, आप डिग्री सेल्सियस फाइंड कर लेंगे। इस तरह आप दूसरे रिलेशंस भी निकाल सकते हैं। इसके बाद बात आती है बेटा किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, जो कि अप्लाई होती है आइडियल गैस के ऊपर। तो व्हाट इज़ किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बेटा इसके कुछ पास्टुलेट हैं, ये इसको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। पास्टुलेट नंबर 1 क्या है बेटा कि अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है बेटा, देखें वो कह रहा है कि अगर एक हमारे पास फाइनाइट वॉल्यूम है, फाइनाइट वॉल्यूम मीन के सपोज करें अगर मेरे पास एक कंटेनर है छोटा सा फाइनाइट कंटेनर जिसका हमें वॉल्यूम पता हो, ज़ाहिर सी बात है अगर कंटेनर हमारे पास है तो उसके वॉल्यूम का हमें पता होगा कितने वॉल्यूम है उसका।
कैसे पता चलेगा कि आप उसकी लेंथ को, विड्थ को, हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। और उसमें आपने कोई गैस भरी हुई है, ठीक है, तो हमें इतना तो पता होगा कि हमने इस 10 लीटर कंटेनर या 20 लीटर कंटेनर या 1000 लीटर कंटेनर में गैस भरी हुई है। अगर आपसे कोई पूछेगा वॉल्यूम बताएं, वॉल्यूम बता देंगे उसका कि इतना वॉल्यूम है इसका। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, क्योंकि बड़ी टफ बल्कि डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल है, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बता सकते, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब क्या कहते हैं उसे, डिस्टेंस। तो आप उसको स्क्वीज़ भी कर सकते हैं, छोटे पूरे कमरे की गैस को छोटे से वॉल्यूम में बंद कर सकते हैं, बड़े वॉल्यूम में बंद कर सकते हैं, उससे बड़े वॉल्यूम में बंद करते हैं, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि उनके दरमियान जो है वो उन मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है। तो हम सिंपल कह देते हैं फिर कि एक फाइनाइट जो वॉल्यूम है उसमें जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, वेरी लार्ज नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। दूसरा पोस्टुलेट ये है कि द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ मच स्मॉलर देन सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मतलब जो कंटेनर में हमने मॉलिक्यूल्स को बंद किया हुआ है, इनमें दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू देयर साइजेस। इसलिए तो वो गैसेज है ना बेटा। अगर आप मॉलिक्यूल्स को करीब करीब लाते जाएंगे तो वो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, और अगर आप उनको और करीब लाएंगे तो वो सॉलिड बन जाएंगे। सिंपल केमिस्ट्री में चैप्टर 3 है गैसेस का, उसमें हम पढ़ते भी हैं कि अगर आप किसी सॉलिड को गर्म करते हैं, क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो अगर आप किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल आपस में वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट करते 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 उनकी आपस में वो डिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा कि उनका वो जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर आप उनको और गर्म करेंगे तो डिस्टेंस मज़ीद बढ़ता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मज़ीद बढ़ेगी और वो लिक्विड से गैसेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो साइज़ है वो, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उनके साइज़ की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 3 है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो होते हैं रैंडम मोशन में। कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई दाएँ जा रहा है, कोई बाएँ जा रहा है, एंड चेंज देयर डायरेक्शन आफ्टर एवरी कोलिजन। रैंडम मोशन की वजह से वो कोलाइड करते हैं, और कोलिजन के बाद क्या करते हैं बेटा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। चौथा पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 4, द कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स विद देमसेल्व्स एंड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर आर अज्यूम्ड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो मॉलिक्यूल हमने कंटेनर में बंद किए हुए हैं वो आपस में भी कोलाइड करते हैं और कंटेनर की वाल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं, और ड्यूरिंग ईच कोलिजन, सारी सी बात ऊपर मैंने मेंशन किया, वो अपने डायरेक्शन चेंज करते हैं, लेकिन जो हर कोलिजन है उसको हम अज्यूम करेंगे को वो क्या है बेटा, परफेक्टली इलास्टिक है। अब ये इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ के आए हैं कि ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, उसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो हर कोलिजन के बाद अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो उसका मतलब फिर वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहेंगे और यूं रैंडम मोशन उनकी बरकरार रहेगी। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि उनकी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, तो फिर बेटा क्या होगा, एनर्जी जो होगी वो कंजर्व नहीं रहेगी, बल्कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि हर कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो सारे मॉलिक्यूल जो होंगे वो रुक जाएंगे, बल्कि मतलब कंटेनर के पैंदे में, मतलब तह में बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर के साथ इक्वली प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रेशर है वो इन कोलिजन की वजह से ही एक्सर्ट होगा। तो इसलिए इनकी जो कोलिजन होगी वो क्या होगी बेटा, परफेक्टली इलास्टिक होगी। 5वां पॉइंट ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट कोलिजन। मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, ना तो कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं। तो अगर वो जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के जो कंटेनर में बंद है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं लगा रहे कोलिजन के अलावा, तो इसका मतलब ये है कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, 0 है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखें पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी भी बॉडी की फोर्स भी फील्ड में मौजूद पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पोजीशन पर मौजूद होगा तो वो होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर उसको हम किसी पोजीशन पे ले आएंगे वर्क करके, वो हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स को हमने कंटेनर में बंद किया हुआ है और एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे, मतलब फोर्स फील्ड ही उधर नहीं है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब मॉलिक्यूल जो हैं वो कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एक्सर्ट करते हैं। तो बेटा ये तो सिंपल हमारे पास इंट्रोडक्शन
चैप्टर नंबर 11 का आप लोगों ने इसको सुनना है अच्छे से, और अगर कोई भी क्वेश्चन है बेटा तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रेशर ऑफ गैस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।